पढ़े पलामू, पढ़े पलामू। जी हाँ, यही है हमारा उद्देश्य। आप शुरुआत देख रहे हैं पलामू पत्रिका का। पलामू पत्रिका यानी कि आवाम की आवाज। और आवाम की आवाज तब सही मायने में उसे मुकाम मिलेगा जब आप सरकार और सरकारी तंत्र आवाम की आवाज को सुनेंगे, जानेंगे। जानना जरूरी है, क्योंकि जानेंगे नहीं तो जागेंगे कैसे। और इसकी शुभारंभ हम कर रहे हैं तो ऐसे शख्सियत से जो कि सरकारी तंत्र में रह करके भी अपनी व्यवस्थाओं को हमेशा से जनता से जोड़े रखा, सिर्फ इसलिए ताकि जनता जो अंतिम व्यक्ति तक करने के जो जज्बा है, उस जज्बा को ये पूरी तरह से सफलीभूत कर सके। और इस संकल्प को हमेशा एक उपायुक्त के तौर पर अगर झारखंड के कई जिलों ने देखा है, तो हम पलामू प्रमंडलवासी आयुक्त के तौर पर देख रहे हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी हम बात कर रहे हैं प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी से। सर, सबसे पहले तो आज शुभारंभ पलामू पत्रिका के आप ही के पहली कह सकते हैं कि साक्षात्कार हो रहा है। हम शुरुआत करें, आपका घर और पलामू कितना अलग पाते हैं, और पलामू के लिए क्या मन में ख्याल आता है जब पलामू के बारे में सोचते हैं? सबसे पहले पलामू पत्रिका का जो शुभारंभ हो रहा है, इसके अवसर पर हम आपसे उनको बधाई देते हैं और ये आशा करेंगे कि यह पत्रिका जो है वो जो यहाँ के दर्शक हैं उनके लिए उपयोगी साबित हो। जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से आपने इसको शुरू किया है, जो आम लोगों को उस उद्देश्य की प्राप्ति है। मकर संक्रांति का त्यौहार है। मैं पलामू प्रमंडल के सभी लोगों को बधाई देता हूँ अपनी ओर से। अब हम आते हैं, आपने जो विषय दिखाया मेरे सामने में कि जो आयुक्त का आवास है और यहाँ के लोग हैं, तो आवास भले अलग थलग होता है, लेकिन इसमें रहने वाला व्यक्ति, जो भी पदाधिकारी इस रूप में यहाँ पे आते हैं, उनको निश्चित रूप से पब्लिक के पास होना चाहिए, मन से जरूर होना चाहिए। और आम लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, कैसे उसको दूर किया जा सकता है, उनको जागरूक कैसे किया जा सकता है, उनको मोटिवेट कैसे किया जा सकता है, इसके लिए सोचना चाहिए और करना चाहिए। और इसी के लिए मैं एक शब्द लोगों को बोलता हूँ, प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए, कि प्रशासन का एक पब्लिक कनेक्ट होना चाहिए। यदि प्रशासन पब्लिक से उसका कनेक्ट नहीं होगा तो आम लोगों की बात प्रशासन नहीं समझ पाएगी, और प्रशासन क्या चाह रही है, क्या कर रही है, ये आम लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले प्रशासन और आम लोगों के बीच में एक पब्लिक कनेक्ट होना चाहिए, और वहाँ से फिर चीज़ें दोनों ओर फ्लो करनी चाहिए, और तभी वो प्रशासन का काम आगे बढ़ता है। अगर इस रूप में हम सर देखें तो हम पाते भी हैं, क्योंकि आपका निरीक्षण का दौर चलता रहता है, आप हर विभाग की समीक्षा करते हैं, जो खबरें आपकी आती हैं हम देखते हैं करीब से, तो पाते हैं कि जुड़ाव। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आज ये भी हम पाते हैं कि उपायुक्त के पास ज़्यादा लोग जाने की अपेक्षा पलामू में सीधे आयुक्त के पास जाना पसंद करते हैं, और उन्हें एक उम्मीद जग जाती है। आखिरकार क्या बातें होती हैं और क्या ऐसा आप संदेश दे पाते हैं ताकि लोग इतनी आसानी से जुड़ पाते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि आमतौर पर हमने कमिश्नर के पोस्ट को इस रूप में नहीं देखा है। निश्चित रूप से आपका कहना सही है। आयुक्त का पद जो है वो सीधे पब्लिक से कम जुड़ा हुआ है, क्योंकि वह जिले के जो पदाधिकारी हैं उपायुक्त के नेतृत्व में काम करते हैं, उसमें सभी विभाग के पदाधिकारी होते हैं। वे आए दिन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान लोगों से जुड़े रहते हैं, उनसे बातें करते हैं। जहाँ तक आम लोगों का कहीं जाने की बात है, आम लोग कहीं जाते हैं किसी अपेक्षा के साथ, उनकी कोई समस्या होती है, उनको मन में ये विश्वास होता है कि हम अमुक पदाधिकारी के पास जाएंगे तो मेरी समस्याओं का निदान हो सकता है। इस आशा के साथ कहीं जाते हैं,
जहाँ पे आम लोग देखेंगे कि वहाँ जाने से उनको राहत मिल रही है और मेरी समस्याओं का निदान हो रहा है, लोग वहीं पे जाना शुरू कर देते हैं। हालांकि आम पब्लिक को सामान्यतः जो प्रशासन का जो डिफरेंट हायरार्की है, प्रखंड लेवल पे पदाधिकारी होते हैं, पंचायत में होते हैं, फिर जिले में होते हैं, मंडल में होते हैं, तो आम तौर पे जो आम लोगों की समस्याएं होते हैं वो सामान्यतः इन्हीं कार्यालयों से जुड़ी हुई है। तो आम लोगों को आयुक्त का कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। उनकी समस्याएं जिस स्तर पे होना है उसी स्तर पे समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं इसमें प्रशासनिक लापरवाही होती है, कहीं पदाधिकारी ज़्यादा संवेदनशील होता है तो वहाँ से समस्याएं कम आती हैं, कहीं पदाधिकारी नहीं होते हैं तो उनकी समस्याएं फिर ऊपर चली जाती हैं। तो इस तरह से लोग मेरे पास भी आते हैं। यदि किन्हीं का समस्या में पूछता भी हूँ उनको कि आपको ब्लॉक जाना चाहिए, अब ज़िले में जाओ, उपायुक्त से मिलो, तो कई लोगों का कहना होता है कि पहले मैं गया था, मेरी बातों का कोई वहाँ पे नहीं सुना गया या कोई हल नहीं हो पाया। तब मैं कोशिश करता हूँ उनकी बात को समझने का, और फिर कभी कभी जो ग्रास रूट लेवल का ऑफिसर है उससे सीधे भी मैं फ़ोन करता हूँ और उसी समय कोशिश करता हूँ कि यदि उसकी समस्या का निराकरण हो जाए, और बहुत हो ही जाता है। और जहाँ पे ज़िले का इंटरवेंशन की ज़रूरत है फिर उनको भी रेफर करते हैं, भेजते हैं। और लोगों का भी कहना है, जब लोग मेरे पास आते हैं तो लोग कहते हैं कि आपके इंटरवेंशन से हम लोगों का काम आसान हुआ है, और हम लोग जब बोलते हैं कि यदि काम नहीं होगा तो हम लोग आयुक्त के पास जाएंगे तो मेरा काम हो जाता है। इस तरह से यदि कुछ भी लोगों का हो जाता है तो उनको ये राहत मिलती है और पब्लिक को एक विश्वास होता है कि वहाँ जाने से मेरी समस्या दूर हो सकती है, तो निश्चित रूप से वो खुद का खुद चले आते हैं। निसंदेह ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि आज की अगर आमतौर पे अगर चाय की चर्चा कहें या चौक की चर्चा कहें, इन चर्चों में आयुक्त जटाशंकर चौधरी जी का नाम आता ही आता है, क्योंकि जो संदेश छोड़ जाते हैं वो कहीं ना कहीं उससे आम जनमानस को लाभ होता है। अगली जो बातें हैं वो बातें सर पलामू का भौगोलिक जो स्थिति है उसमें इतिहास समाहित है, वन संपदा, खनिज संपत्ति, उसके अलावा एक सभ्यता और संस्कृति की बात करें तो अपने आप में विशाल रहा है पलामू। किस रूप में देखते हैं कि इसे और निखारा जा सकता है, और निखारने के लिए एक अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में क्या महसूस करते हैं कि क्या करने की जरूरत है, ताकि हम इतिहास को भी जानें और उससे अपने पलामू को सजा सके, समझ सकें। बिल्कुल आपने सही कहा। पलामू प्रमंडल का जो इलाका है वो भौगोलिक रूप से काफ़ी विविध है। यहाँ पे नेतरहाट ऐसे पहाड़ों की रानी भी है, यहाँ पे जो कि कई पहाड़ हैं, यहाँ पे उनको पहाड़ों की रानी झांकी कहा जाता है। लोध जलप्रपात है, जंगल है, आपको प्लेन ज़मीन भी मिलेगा जहाँ पे अच्छी खेती होती है, तरह तरह की खेती होती है। यहाँ पे यदि आप डेमोग्राफिक संरचना देखें तो हर तरह के लोग हैं। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के भी लोग हैं, अनुसूचित जाति का भी बाहुल्य है, अन्य जातियों के भी लोग हैं। सभी अपने अपने तरीके से काम में लगे हुए हैं और जिले को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ का इतिहास भी काफ़ी समृद्ध रहा है, और जैसा कि मेदिनी नगर के नाम से ही जानते हैं कि यहाँ के राजा मेदिनी राय जो थे वो चेरो वंश के काफ़ी प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे, और लोगों के प्रति उनको काफ़ी संवेदना थी, इसलिए वो काफ़ी लोकप्रिय हुए। ऐसे उसके पहले भी चेरो वंश के कई राजा हुए होंगे, लेकिन राजा मेदिनी राय काफ़ी प्रसिद्ध रहे, ताकि लोगों के साथ उनका लगाव और जुड़ाव रहा। खास करके वो बहादुर भी थे कि बहुत दिनों तक उसने अंग्रेज़ों को नहीं आने दिया, वो लेस्लीगंज में ही सिमट के रह गए। बाद में किसी तरह फिर उनको पराजित करके और फिर यहाँ पे कब्जा किए, और फिर जो डाल्टन के नाम से फिर डाल्टनगंज का नाम हुआ। और यहाँ की जो साहित्यिक चीज़ें हैं वो अभी काफ़ी समृद्ध है, सांस्कृतिक रूप से यह जिला काफ़ी समृद्ध है। यहाँ पे लोग काफ़ी संगीत के रूप से लोग काफ़ी पढ़े लिखे समझदार होते हैं,
जो आप उनको कहेंगे तो आपकी बात समझ सकते हैं। झारखंड के कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ की आपकी बात आसानी से लोग नहीं समझते हैं, लेकिन यहाँ पे समझते हैं। सिर्फ बात है कि लोगों का विश्वास जीतना। यदि प्रशासन यदि लोगों का विश्वास जीतता है तो फिर प्रशासन की बात लोग सुनेंगे। जब हम लोगों की बात को हम सुनना शुरू करेंगे। यहाँ पे पुस्तकालय वगैरह भी है, काफ़ी समृद्ध है। यहाँ महात्मा गांधी जी का पदार्पण हुआ है, मदन मोहन मालवीय जी यहाँ पे आए हुए थे, और इस तरह की कई विभूति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे आए, बड़े बड़े लोग आए, और स्वतंत्रता सेनानियों की भी यह भूमि रही। काफ़ी लोग प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पे रहे हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका अदा। यहाँ पे काफ़ी ऐसे शिक्षक हैं अभी भी जिनकी लेखनी बड़ा ही समृद्ध है, वो किताबें लिखते रहते हैं। अन्य ज़िलों में इस तरह की चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह से यह ज़िला काफ़ी समृद्ध है। इसके जो समृद्धि को, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समृद्धि है, उसको सजोने की ज़रूरत है, उसको बचाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है उसको याद करके, उसको जान करके अपने को गर्वान्वित। कहीं न कहीं युवाओं में जब भटकाव होता है तो उसका असर आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है, और जितना समृद्ध हमारी विरासत रही है उतना ही खोने का भी डर सताता है। किस रूप में कहीं न कहीं समाज को सर आगे आना चाहिए? देखिए, जो युवा पीढ़ी के भटकाव की बात है, आपको बहुत कुछ सालों पहले तक यहाँ पे था कि यहाँ पे नक्सली गतिविधि काफ़ी चरम सीमा पे थी, और उसका कारण है कि यहाँ के युवा जो थे वो भटकाव में आके उनके साथ शामिल हो जाते थे, और तरह तरह का वो जो है समाज को तंग करना, प्रशासन को ठीक से काम नहीं करने देना, इस तरह की गतिविधियाँ हो रही थी। लेकिन अभी जो शिक्षा का दौर चला, गांव-गांव में स्कूल पढ़ाई होने लगी, लोग शिक्षा से जुड़ने लगे, ताकि वो चाहे वो किसी भी जाति वर्ग के हो, लेकिन अभी सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और जैसे जैसे शैक्षणिक गतिविधि बढ़ रही है, लोग समझदार हो रहे हैं, तो अब युवा में भटकाव कम देखने को मिलता है। आज उन लोगों को भर्ती करने के लिए युवा नहीं मिलते हैं, और इसीलिए नक्सली गतिविधि भी यहाँ कमज़ोर हो रही है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ का जो महत्वपूर्ण पड़ाव होता था, चकरबंदा पहाड़ जो गया पलामू के बॉर्डर पे था, और बूढ़ा पहाड़ जो छत्तीसगढ़ और झारखंड के बॉर्डर पे है, वहाँ पे नक्सली गतिविधि, उन लोगों का कैंप ख़त्म हो गया। अब वहाँ पर प्रशासन का कब्जा है, पुलिस बल वहाँ पे रहती है। छिटपुट अभी भी घटनाएं होती हैं, वो भी आने वाले समय में जैसे जैसे विकास समझदारी बढ़ेगी वो कम होती जाएगी। ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि विरासत यदि आपका बहुत ही मूल्यवान है तो उसको खोने का भी उतना ही डर रहता है। हम युवा पीढ़ी को यदि कुछ हम इस ज़िले को नहीं दे सकें तो कम से कम उस विरासत को बचाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वह जो है ना, उसका कोई मूल्य नहीं। यदि वो खो जाते हैं तो फिर उस विरासत को आप बना नहीं सकते, तो उसको बचाना चाहिए, उसके प्रति जागरूक होना चाहिए। और यही कारण है कि यहाँ पे जो मारवाड़ी पुस्तकालय है वहाँ भी मैं गया था, वहाँ पे बहुत लोगों का लिखा हुआ मैंने देखा। इसके पहले बहुत जो महानुभाव थे उनका लिखा हुआ बहुत लोगों का मैंने नहीं देखा था, जो वहाँ पे रजिस्टर में जाके देखा। तो इस तरह से लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, अपने विरासत के प्रति अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, और हम आधुनिकता को अपनाएं लेकिन अपनी संस्कृति और विरासत को भी ना भूलें, क्योंकि वह एक दिन में नहीं बना है, वो बहुत दिनों से वो सब बनते बनते समृद्ध हुआ है। खोने में जल्दी खो जाएंगे हम लोग, इसलिए आधुनिक भी बने, आधुनिक चीज़ों से जुड़ें, लेकिन अपने विरासत और संस्कृति धरोहर जो है उसको भी ना भूलें। ये मेरा मानना है। सर, मैं बताना चाहूँगा कि 1 जनवरी 1892 को इस एक संयुक्त पलामू जिले की स्थापना हुई, जिसमें गढ़वाल आते हैं, सभी शामिल हैं। 1 जनवरी को पलामू पत्रिका के द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ, जिले कॉलेज से लेकर के जिला स्कूल मैदान। हमारा मकसद, उद्देश्य इतना ही था कि हम युवाओं को बता सके कि 1 जनवरी को पलामू का स्थापना दिवस है। इनकी चर्चा सोसाइटी नहीं करते, जिन चर्चा जो प्रासंगिकता होती है, पत्रकारिता जगत की जिम्मेवारी कितनी बढ़ जाती है, क्योंकि 1 जनवरी को अगर हम नहीं जानते कि पलामू जिला का हमारा स्थापना दिवस है, बाकी ज़िलों में, कई ज़िलों में मनाया भी जाता है अपना स्थापना दिवस,
लेकिन पलामू जिला में कोई भी कार्यक्रम नहीं होते हैं, स्थापना दिवस मनाया भी नहीं जाता। तो इन पहलुओं को लेकर कितनी चर्चाएं होनी चाहिए और इसकी प्रासंगिकता कितनी जरूरी है, कितना मानता है कि पत्रकारिता जगत या प्रशासनिक महकमा हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेवारी इस मामले में उठाने की जरूरत है। बिल्कुल, स्थापना दिवस जो है वह ऐतिहासिक अवसर होता है। इस ज़िले, पहले ये दूसरे ज़िले में होते होंगे, बाद में जब ज़िला बना यहाँ पे, वो अंग्रेज़ के टाइम में ही बना 1892 में। और जो अंग्रेज़ी हुकूमत थी उस समय के काफ़ी कलेक्टर यहाँ पे पोस्टेड रहे हैं उस समय में, और उसके ठीक 100 साल बाद यहाँ पे कमिश्नरी बना यहाँ पे। और जहाँ तक 1 जनवरी को स्थापना दिवस है और उसकी लोग चर्चा नहीं करते हैं, तो उसकी चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि वह बहुत ही अच्छा दिन होगा जिस दिन ज़िला बना यहाँ पे, और आम लोग पहले दौड़े भागे दूसरे जगह जाते होंगे जिला स्तरीय चीज़ों के लिए, अब यहाँ पे उपलब्ध है। तो यह बड़ा ही ऐतिहासिक अवसर था, इसको ज़रूर याद करना चाहिए यहाँ के युवाओं को। जहाँ तक प्रशासन और पत्रकार की भूमिका आपने बताई, प्रशासन की तो जिम्मेदारी बनती ही है कि हर अच्छे चीज़ों को लेके लोगों के बीच जाना, लोगों को सहयोग करना, मोटिवेट करना, लोगों को एक नेतृत्व प्रदान करना। प्रशासन सिर्फ योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए नहीं है, वो उसको एक नेतृत्व देना चाहिए ज़िले को, और जिस स्तर पे आप काम कर रहे हैं। पत्रकार जो है उनका भी बड़ा अहम योगदान है। कोई भी चीज़ें यदि आप तुरंत लोगों के पास पहुंचानी है तो उसमें पत्रकार की अहम भूमिका है। और आजकल जो डिजिटल पत्रकारिता हो गई है वह तो, और पहले तो लोग इस दिन का खबर अगले दिन पढ़ने को मिलता था, जान पाते थे, या रेडियो से न्यूज़ सुनते थे। मैं एक बात बताता हूँ कि जब यहाँ इस देश में अनाज की कमी थी तो उस समय बाहर से अनाज मंगाना पड़ता था, और जब यहाँ पे बाहर से मैक्सिकन व्हीट लाया गया, उसकी खेती की जाने लगी, तो लोग किसान खेती करते थे गांव में, उनको ये पता नहीं होता था कि ये गेहूं का बीज कहाँ से आया है, क्या है, नहीं है। तो कई पत्रकारों ने जब जाके पूछा कि ये कौन सा बीज का खेती आप कर रहे हो, तो किसानों ने कहा कि ये रेडियो वाला बीज का खेती कर रहा है। मैंने उसकी बात उन्होंने रेडियो से सुनी। तो देखिए पत्रकार और किसी भी मीडिया का क्या महत्व है, मैं यह रेखांकित करने के लिए ये बात आपको बताई। और बहुत लोग समझते हैं कि आज के समय में आप चर्चा करेंगे आपको सरकारी महकमे में भी और जगह, लोग कहते हैं ना कि पत्रकार निगेटिव पत्रकारिता करते हैं और उसको उजागर करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। आप अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो पत्रकार की जो ये प्लेटफॉर्म है उसको एक दिन में आपके अच्छे कामों को बहुत जगह तक ले के चले जाएंगे, लेकिन बशर्ते है कि अच्छा काम करने का, जिसमें कि समाज का भला हो, उनको रुचि लगे कि यह उल्लेखनीय है और अलग है। और उसके बाद यदि आप उनको एक्सेस नहीं देंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे, एक्सेस नहीं देंगे, उनको आप फिर अलग समझेंगे, तो फिर उनके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगा उसी को रीड छापेंगे, उसी को न्यूज़ बनाएंगे। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि पत्रकार को हम अलग ना समझें, उसको अपना अंग समझें, बल्कि हम समझते हैं कि प्रशासन को कार्य करने में वो बहुत मदद करती है, आपके अच्छे कामों को आम लोगों तक पहुंचाती है, इसलिए उनको भी सकारात्मक रूप से मदद करने की आवश्यकता है। आपका अपना विचार, हम लोग जानते भी हैं कि आपका अपना विचार होता है और आपके बाकी सब विचारों को सबके सामने लाते भी हैं और बातें भी करते हैं। ऐसे में अगर हमें याद है कि एक बड़े अधिकारी, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन बड़े अधिकारी ने ये बातें कही थी कि पलामू के विकास में की सबसे बड़ी बाधा है राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। वो इच्छा शक्ति जो जनता के लिए दिखनी चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ती। आप एज ए प्रशासनिक अधिकारी जब उस चीज़ को महसूस करते हैं तो विधायिका और कार्यपालिका को कहाँ पाते हैं, और क्या लगता है कि पलामू के विकास के लिए अहम किस रूप में इन कड़ियों को करना चाहिए, चाहे विधायिका हो या कार्यपालिका? देखिए, निश्चित रूप से विकास जो होता है ना, कोई भी स्टेट देखेंगे बढ़ा है या देश बढ़ा है तो वो राजनीतिक इच्छा शक्ति से बढ़ी है। चूँकि आपको राजनीतिक स्तर पे यदि कोई भी निर्णय लिए जाते हैं तो उसका प्रॉस एंड कॉन्स होता है।
कुछ लोग उससे प्रसन्न होते हैं, कुछ लोग दुखी होते हैं, लेकिन जो देश के लिए उचित निर्णय है वो प्रशासक को लेना पड़ता है। तो उसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं जो कि शीर्ष पे बैठे हुए हैं, और उनको नफ़े नुकसान का बिना आकलन किए हुए उनको ये देखना चाहिए कि मेरा ये निर्णय जो है वो देश को मजबूत कर रहा है। सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की ही बात नहीं कहते हैं, हर पदाधिकारियों में एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमको ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं क्यों हूँ, प्रशासन की ज़रूरत लोगों को क्या है, क्यों प्रशासनिक महकमा विभिन्न स्तरों पर उसको कार्य लगाया गया है, उसका एक उद्देश्य है। और ख़ास करके जो आपको भारतीय जो सेवाएं हैं उसकी सेवाओं का जब गठन आपको सरदार पटेल जी ने किया था, तो उसको एक आयरन फ्रेम बनाया कहा था कि राजनीतिक सरकारें तो आएगी और जाएगी, लेकिन कोई ऐसा तंत्र देश में होना चाहिए जो कि परमानेंट हो, जिसका आना जाना नहीं है, वो परमानेंट रहे, और चीज़ें जो सरकार बदलने पे जो बीच में टूटती है या ब्रेक लग जाता है, वो ब्रेक ना लगे, वो बदस्तूर जारी रहे। तो इच्छा शक्ति प्रशासनिक पदाधिकारियों का भी होना चाहिए। और मैं सिर्फ ये नहीं मानता हूँ कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते ही विकास नहीं हो रहा है, कहीं न कहीं प्रशासनिक महकमा भी उसके लिए जिम्मेवार है। हमारी भी इच्छा शक्ति कम हो रही है, वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और हम लोगों को किसी भी राजनीति, किसी के डर भय में नहीं आकर के और निडर होकर जो उचित निर्णय है वो लेना चाहिए। उसका खामियाजा जो हो, लेकिन वो लेना चाहिए, तभी हम अच्छे से चीज़ों को लागू कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। सर एक अहम सवाल कि बोड़ा बांध बनाओ, ये खासकर हम एक बात और जिक्र करना चाहेंगे कि बोड़ा बांध बनाओ, अगर इसे आप सर्च करेंगे और सर से तो अभी हम पूछेंगे ही, रानी मिस्त्री का नाम आप जानते हैं? अगर रानी मिस्त्री का नाम जानते हैं, मनरेगा की योजना का सबसे अहम हिस्सा है, जिसे महिलाएं एक अलग सशक्तिकरण के रूप में नजर आएंगी। वैसी योजनाओं को लाने वाले, वैसी सोच रखने वाले, ऐसी सोच को बढ़ावा देने वाले हमारे साथ IAS जटाशंकर चौधरी हैं। लेकिन हम इनसे सिर्फ समझना ये चाहेंगे, सर क्या पलामू के लिए भी बोड़ा बांध बनाओ जो अभियान था, ये चीज़ें कारगर होती हैं? और क्या इन और भी ऐसे पलामू के लिए, चूँकि इस बार धान भी नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं अब सोचना होगा उस रूप में समाज को कि हमें अब और क्या करना चाहिए ताकि हम और समृद्ध बन सकें। देखिए, दो बातें कही, एक जैसे रानी मिस्त्री की बात कही, तो उसका इजाद मैं जब सिमडेगा जिला में उपायुक्त था उस समय मैंने किया या कहिए मेरे से हुआ, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करने जा रहा। मेरी समस्या थी कि उस समय शौचालय बनाए जाने थे, 1 लाख शौचालय उस ज़िले में, और उस ज़िले में मिस्त्री की बहुत कम होते थे, क्योंकि आप देखेंगे जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है उसमें घर जो होता है कच्चा होता है, तो मिस्त्री की ज़रूरत ही लोगों को नहीं पड़ती, तो मिस्त्री वहाँ होते भी कम है। तो जब शौचालय निर्माण हो रहा था तो लोग बाहर से मिस्त्री आते थे, वो जंगल में रहने से कभी मलेरिया हो गया तो वापस हो गया, कभी फ़ोन का कनेक्टिविटी नहीं रहा तो वापस हो गया। तो मैं जब गया तो बहुत सारे शौचालय, खास करके जो पहाड़ों पे टोला था, घर था, उसमें नहीं बन पा रहे थे। तो मैंने जब समीक्षा की तो मेरे दिमाग में आने लगा कि ये तो बाहर के मिस्त्री से कितने दिन तक शौचालय बना पाएंगे। तो मेरे दिमाग में आया कि जो निर्माण कार्य होता है उसमें तो महिलाएं तो सामान लेके जाती हैं, तो वो तो देखती हैं कि मिस्त्री काम कैसे कर रहा है, तो क्यों नहीं हम महिलाओं को ही मिस्त्री बना दें और उसी से शौचालय बनवा लें, क्योंकि शौचालय कोई बड़ा स्ट्रक्चर है भी नहीं। तो महिलाओं को मैंने प्रेरित करना शुरू किया, JSLPS को लगाया, लोगों को समझाया, लोग करना भी शुरू कर दिए धीरे धीरे। हम लोग जहाँ 2 मिस्त्री देते थे वहाँ 1 मिस्त्री 1 महिला को हम लोगों ने उसका सामान दे दिया, बनाने लगे। तो पहले महिला मिस्त्री उसको हम कह के पुकारते थे, करते करते हमने करीब 2000 से ज़्यादा वहाँ पे महिलाओं को मिस्त्री बनाया। उसके बाद एक दिन मैं एक प्रखंड में था, वहाँ पे लोगों से मैं बातें सुन रहा था, लोग किस तरह से कॉन्फिडेंस उसका बढ़ा महिलाओं का, वो जब सुनने को मुझे मिला तो मैंने मन में आने लगा कि इसके लिए क्या करें। इतना बड़ा चेंज इन महिलाओं में आया, जो कि कोई कॉन्फिडेंस जिसको नहीं होता था वो आज शौचालय अपना भी बना रही हैं, दूसरे का भी बना रही हैं।
पैसा कमा रही हैं। तो मेरे मन में आया कि कुछ पुरस्कार दे दें। फिर सोचा कि 200-500 का पुरस्कार कितने दिन इसके पास रहेगा। फिर मन में आया सर्टिफिकेट दे दें। सोचे कि सर्टिफिकेट ये क्या करेगी, कोई नौकरी तो पाएगी नहीं उस पर, कहीं रखेगी गल जाएगा, बारिश में बर्बाद हो जाएगा, वो भी इसके लिए उपयोगी नहीं है। तो मेरे मन में आने लगा कि हम मिस्त्री को राजमिस्त्री क्यों कहते हैं। तो मिस्त्री को राजमिस्त्री इसलिए कहा जाता था कि पहले राजाओं का मकान जो होता है ना, पक्के का होता था, तो उसमें जो काम करने वाला मिस्त्री होता था उसको राजमिस्त्री कहते थे। तो फिर मैंने सोचने लगा कि राजा का उल्टा रानी होता है, तो क्यों नहीं उसको राजमिस्त्री कहते हैं, तो इसको हम रानी मिस्त्री क्यों नहीं कह सकते। तो मेरे मन में मैं वहीं बैठा हुआ था, सुन रहा था, सोच रहा था, और फिर मेरे मन में डिसाइड किया मैंने कि इसको अब रानी मिस्त्री बोलेंगे। तो मैं जब बोलने लगा तो मैं महिलाओं से कहा कि आपके लिए मैंने सुंदर सा एक नाम सोचा है, यदि आप कहोगे तो आज से मैं अपने ज़िले में लागू कर दूँगा। मैंने जब बताया उनको रानी मिस्त्री, सभी के चेहरे पर मैंने खुशी देखी। मैंने उसको नाम को लॉन्च कर दिया उसी दिन। दूसरे दिन वो मीडिया ही है जिसने इतना हाईलाइट कर दिया उसको कि दूसरे दिन हमको उस विभागीय सचिव का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैं अभी इसको सारे ज़िले के लिए लागू कर रहा हूँ। दूसरे दिन वो ज़िले के लिए लागू हुआ। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी उसके विषय में बोलने लगे। कुछ दिनों के बाद माननीय प्रधानमंत्री ने इच्छा जाहिर की कि हम उनसे बात करेंगे। उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया और वह नाम अब इंटरनेशनली पॉपुलर हो गया। मैं नहीं जानता था कि ये इतना दूर जाएगा। मैंने तो अपने ज़िले को ठीक करने के लिए ये काम किया था, लेकिन इतना वो चला गया। फिर बोरा बांध की बात आपने कही। जब जामतारा में मैं था, बारिश कम हो रही थी, रोपनी नहीं हो रही थी, किसान परेशान था, काम मनरेगा से चल रहा था लेकिन वो नाकाफ़ी था। तो मैंने सोचा क्या किया जाए जो बिना पैसे का हो, सिर्फ लोगों को मोटिवेट करके कराया जा सका। मैंने बोरा बांध बनाओ अभियान शुरू किया। 10 दिन का बोरा जमा किया। फिर उसमें जो बुज़ुर्ग था उनसे जोरिया में जगह चयनित कराया कहाँ पे बांध बनाना है, और फिर बालू और मोरम भर के और उसमें 2-3 लेयर से ऊंचा बांध बनवा दिया। पानी रुका, उस पानी का उपयोग लोगों ने खेत में किया और मेरे ज़िले की रोपनी डबल हुई और उसका प्रोडक्शन बाद में अच्छा हुआ। यदि उसको आप पैसे में जोड़ेंगे तो वो करोड़ों रुपया का फ़ायदा किसानों को हुआ और पैसा 1 रुपया सरकारी कैसा पैसा मैंने नहीं खर्च किया। तो इस तरह से आप लोगों को लेकर के बहुत बड़ा काम कर सकते हैं जो योजना के माध्यम से नहीं कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। निसंदेह सिर्फ अधिकारी ही नहीं, कर्मचारी ही नहीं, बल्कि आम जनमानस और हम जैसे युवाओं को भी जरूर सीखना चाहिए। सीखना इसलिए चाहिए क्योंकि हमें अपना भविष्य निर्माण करना है और भविष्य निर्माण करने के लिए आसान जरिया यही है कि आप अपने वर्तमान को ठीक करें। और कहीं ना कहीं आप हमारी खुशकिस्मती है कि IAS जटाशंकर चौधरी जैसे अधिकारी के रूप में यहाँ पलामू प्रमंडलीय प्रशासन को निर्देश मिलता है, उन्हें निर्देशित किया जाता है और ये हर किसी को अब अमल करना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए ताकि एक बेहतर सोसाइटी का भी, बेहतर समाज का और बेहतर एक हम कह सकते हैं कि जिले का निर्माण कर सके। क्योंकि पलामू जो जिला है ना, वो समृद्ध जिला है और सतत विकास की प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं खास कुछ करना है, इस जिले को बड़ा बनाना है, तो पलामू पत्रिका के साथ हाथ मिलाइए और चल पड़िए। क्योंकि हम हर ऐसे अनछुए पहलुओं को आपसे रूबरू कराएंगे, क्योंकि पलामू पत्रिका आवाम की आवाज़ है। AP लेखिका, नमस्कार।